ये कहानी है भारतीय सेना के एक ऑपरेशन की जिसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। अगर हम बात करें कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हमने ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन किए, लेकिन विदेश में जाकर किसी सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसमें ऑपरेशन कैक्टस एक बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जाता है। और उस वक्त बहुत सारे मुल्कों ने सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह से कर सकते हैं। जबकि जिस मुल्क पे ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया उसने ब्रिटेन, यूएस, पाकिस्तान, श्रीलंका, कई ऐसे देश से अपील की थी कि हमारी हेल्प करें, लेकिन हर एक की अपनी अपनी कुछ मजबूरियां थीं, कुछ सोचते ही रह गए। लेकिन वक्त पे अगर किसी ने कदम उठाया, फैसला लिया, तो वो भारत था। और सिर्फ 9 घंटे के अंदर अंदर भारत ने यह फैसला लेकर अपनी सेना को भेजकर पूरी तस्वीर बदल कर रख दी थी। इस कहानी में जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं कि इस ऑपरेशन को जब करने के लिए भेजा जा रहा था हमारी सेना को, तो उनमें से सेना में भी इस ऑपरेशन को लेकर पूरी तैयारी नहीं थी, क्योंकि सब कुछ अचानक हो रहा था और वक्त नहीं था। आतंकवादी, विद्रोही वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। उस देश के जो प्रेसिडेंट थे उनको खतरा था और उनको किडनैप किया जाना था। तो अगर वक्त गंवाते तो बहुत कुछ गंवा देते, तो वक्त नहीं था, इसलिए जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को शुरू करना था। लेकिन दिक्कत ये थी कि हमारी सेना में उस वक्त जिन लोगों को ये कहा गया कि आप इस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, तो एक तो ऐसे थे जिनको ये भी पता नहीं था कि ये देश है कहाँ पर। दूसरा, उस देश में जहाँ पे हमको प्लेन से अपनी सेना को भेजना है, उनमें से कौन कौन से एयरपोर्ट हैं जो अभी तक विद्रोही और आतंकवादियों के कब्जे में चले गए। एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई कितनी है, वहाँ पे हमारे प्लेन लैंड कर सकते हैं कि नहीं, तो ये छोटी छोटी जानकारी नहीं थी। फिर भी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया आनंद फानंद में तैयारी करके। कहानी है ऑपरेशन जो कैक्टस, ये हमारे पड़ोसी मुल्क मालदीव की। बहुत ही खूबसूरत जगह, लोग अक्सर वहाँ छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं। अपने मुंबई के बहुत सारे फिल्म स्टार हैं जिनकी पसंदीदा जगह है मालदीव घूमने के लिए। बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हुई है। हमारे अपने देश के बहुत सारे लोग, उनका भी शौक़ है मालदीव जाकर छुट्टियाँ मनाना। यही वजह है कि मालदीव में एक बड़ी तादाद हिंदुस्तानियों की होती है जो छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। करीब 25,000 इंडियन वहाँ रहते भी हैं, बिजनेस करते हैं। छोटा सा देश है, करीब 4 से 5 लाख की आबादी है। और ये सिर्फ छोटा देश इस मामले में भी कि पूरे एशिया में सबसे कम आबादी के हिसाब से और सबसे कम एरिया के हिसाब से ये सबसे छोटा मुल्क है मालदीव। आबादी भी 4-5 लाख और इलाका भी बहुत छोटा। चारों तरफ समंदर में बसा हुआ ये करीब, कहते हैं छोटे छोटे 1200 के करीब द्वीप हैं, और उन 1200 द्वीप को मिलाकर मालदीव बना है। इस कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक दो बड़ी अजीब सी चीज़ है इस मालदीव को लेकर। जब जलवायु परिवर्तन और इन सारी चीज़ों की बात आ रही थी, क्लाइमेट चेंज, तो उसमें यह भी था कि जिस तरीके से सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इस मालदीव का नामो निशान मिट जाएगा। समंदर की लहरें इसको अपनी आगोश में ले लेंगी और ये द्वीप पूरी तरह से डूब जाएगा। और इसकी बहुत बड़ी एक वजह यह भी है कि मालदीव का कोई भी ऐसा द्वीप नहीं है जो 6 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर हो। मतलब सबसे जो मैक्सिमम है इनका वो 6 फीट है समंदर से। तो जाहिर सी बात है कि हाइट कम है, सिर्फ 6 फीट की ऊंचाई पर ये बसा हुआ है। तो ऐसे में अगर कोई समुद्री तूफान और ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये द्वीप पूरी तरह से बह जाएगा। तो इसको लेके मालदीव के जो नेता और बाकी लोग हैं जलवायु परिवर्तन में हमेशा इन चीज़ों को उठाते रहे। बल्कि एक बार एक कैबिनेट की शायद मीटिंग, जो मालदीव की सरकार थी, उसने समंदर के नीचे करके दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि हम समंदर हमारे ऊपर होगा, हम नीचे होंगे। तो 6 फीट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, हाइट नहीं है, तो सबसे ज़्यादा खतरा जो है पूरी दुनिया में अगर किसी द्वीप को सबसे जल्दी पहले डूबने की है वो मालदीव है। इसी खतरे को देखते हुए और बहुत सारे ऐसे रिसर्च को देखते हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट के और ये जलवायु परिवर्तन को देखते हुए, बीच बीच में मालदीव की सरकार जब वहाँ चुनाव होता है तो ये वादा भी करती है अपनी जनता से कि हम लोग जो हमारी कमाई है, सरकार के पैसे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, और ये शायद दुनिया में इकलौता अजीब मामला होगा कि हम अपने लोगों के लिए कहीं और ज़मीन खरीदें और अपने पूरे जो नागरिक हैं उनको कहीं और महफूज सुरक्षित जगह पर ले जाकर बसा दें, क्योंकि मालदीव कभी भी डूब सकता है। तो अब आप सोचिए कि एक पूरा का पूरा देश एक जगह से कहीं और शिफ्ट, ज़मीन खरीद के आमतौर पर हम लोग मकान लेते हैं और फिर उस नए मकान में लोग शिफ्ट होने जाते हैं। यहाँ पूरा का पूरा एक देश शिफ्ट करने की बात हो रही है कि इसको कहीं सुरक्षित जगह पे ले जाए, क्योंकि ये चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ है और कभी भी जो हालात हैं आजकल मौसम क्लाइमेट के, कहीं अचानक बर्फबारी हो जाती है, कहीं लू चलने लगता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इस पूरे देश को ही कहीं और शिफ्ट करने की भी बात चल रही है। लेकिन क्या होता है अभी पता नहीं, क्योंकि मालदीव में एक तरफ उथल पुथल भी बहुत है।
1960 या 65 में अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद मालदीव में शुरू के कुछ साल राजशाही रही, वहाँ राजाओं ने हुकूमत की, लेकिन कम वक्त में। उसके बाद वहाँ पे एक डेमोक्रेसी के नाम पे एक नई सरकार आई। अब्दुल गयूम, मौमून अब्दुल गयूम, ये वहाँ के पहले प्रेसिडेंट बने राजशाही के बाद, और उसके बाद करीब 30 साल तक ये सत्ता में रहे, क्योंकि विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे, अपोजिशन था नहीं। और धीरे धीरे मौमून अब्दुल गयूम जो एक तरह से डिक्टेटर की तरह राज करने लगे, क्योंकि 30 साल तक और अपोजिशन नहीं होता है तो कोई भी जो सत्ता में होता है वो थोड़ा सा निरंकुश, थोड़ा सा डिक्टेटर टाइप हो ही जाता है। तो कोई आवाज़ उठाने वाला था नहीं, इसलिए लगातार 30 साल तक सत्ता में रहे अब्दुल गयूम। उसके बाद एक जर्नलिस्ट ने वहाँ पे आवाज़ उठानी शुरू की और सरकार के लिए कुछ नए कानून और इन सब की सुधार की मांग की, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी, और मालदीव पूरी तरह से जो है वो सिर्फ एक पर्यटन पे, टूरिज़्म पे ही उसका सबसे बड़ा सोर्स है इनकम का। तो मिस्टर नशीद थे जिन्होंने ये मुहिम चलाया, और उसके बाद फिर 2008 में पहली बार 30 साल के बाद मौमून अब्दुल गयूम चुनाव हुआ वहाँ पे, और वो हारे और नशीद ही जीते, जो एक जर्नलिस्ट है, एक सुधारक और उसकी तरह है। और फिर उन्होंने वहाँ पे सत्ता संभाली, उसके बाद फिर दूसरे आए, फिर अभी सालेहा हैं, लेकिन उथल पुथल वहाँ हमेशा चलता रहता है। ये कहानी नवंबर 1988 की है, जब मौमून अब्दुल गयूम वहाँ के प्रेसिडेंट थे। भारत के साथ बड़े अच्छे रिश्ते थे। उस वक्त हमारे यहाँ जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 3 नवंबर 1988 को मालदीव के प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गयूम को हिंदुस्तान के दौरे पर आना था। इस दौरे की दावत दी थी राजीव गांधी ने। चूँकि मालदीव छोटा सा एक देश है, तो कटसी के तौर पर भारत सरकार ने प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव को लाने के लिए वहाँ अपना एक जहाज़ भेजा कि आप इस जहाज़ में बैठकर इंडिया आ जाइए, नई दिल्ली। सरकारी दौरा था। इस दौरे की जानकारी पहले से ही थी लोगों को, मालदीव में भी थी। तब मालदीव में कुछ लोग बगावत पर उतरे हुए थे और गयूम को प्रेसिडेंट से हटाकर वहाँ पे सत्ता पे कब्जा करना चाहते थे विद्रोह के ज़रिए। और इस विद्रोह की को जो लीड कर रहे थे वो एक वहाँ का बिजनेसमैन था जिसका नाम था अब्दुल्ला लतूफ़ी, और उसके साथ उसका एक दोस्त था सिक्का अहमद इस्माइल मलिक। इन दोनों ने मिल के प्लान की थी कि गयूम की सरकार को गिराएंगे और हम इस मालदीव की हुकूमत पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन अपने सिर्फ बलबूते पे ये कर नहीं सकते थे, क्योंकि मालदीव की सेना में पूरी तरह से इनकी सेंध नहीं लगी थी। तो इन्होंने क्या किया कि चूँकि एक पड़ोसी मुल्क श्रीलंका भी है मालदीव का, तो उस वक्त श्रीलंका में 1988 में एक कट्टर संगठन वहाँ पे हुआ करता था, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम, प्लोटेबल के। तो ये एक आतंकवादी टाइप का संगठन था श्रीलंका का। तो व्यापारी जो अब्दुल लतूफ़ी और मलिक, इन दोनों ने मिलकर इस प्लोटे से बात की, आतंकवादी संगठन से, और उससे कहा कि ऐसे ऐसे सत्ता यहाँ पे हमें कब्जा करना है, तख्ता पलट करना है। तो इनकी मदद ली। इनके करीब 200 इस आतंकवादी संगठन के जो श्रीलंका में थे, टेररिस्ट कहिए आप उनको, वो स्पीड बोट के ज़रिए मालदीव पहुँचते हैं 3 नवंबर 1988 को ही। और ये लोग एक पर्यटक के तौर पर वहाँ उस ड्रेस में, उस भेस में वहाँ आए थे। इनके सामान के साथ सारे हथियार थे। सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर ऐसी कोई वहाँ पे चिंता की बात नहीं थी, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा चेकिंग भी नहीं थी, तलाशी भी नहीं थी। तो 200 टेररिस्ट करीब मालदीव पहुँचते हैं समंदर के रास्ते स्पीड बोट से, एक टूरिस्ट बनकर। 3 नवंबर को इसलिए पहुँचे थे क्योंकि 3 नवंबर को ही गयूम जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनको दिल्ली का दौरा करना था। भारत सरकार ने प्लेन भेज दिया था, वो प्लेन में बैठ चुके थे, प्लेन वहाँ से उड़ चुका। लेकिन अचानक यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, उनको कुछ ज़रूरी काम आ गया, किसी चुनाव के सिलसिले में उन्हें कहीं दिल्ली से बाहर जाना था। तो अब वो वहाँ से प्लेन वहाँ जा चुका था, और वो प्लेन में लगभग उड़े नहीं थे, प्लेन में बैठने जा रहे थे। तब तक यहाँ से फिर संदेश किया कि आप 3 नवंबर का ये दौरा टाल दीजिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बिजी हैं, नई डेट बताएंगे तब आप दिल्ली आइएगा। तो इसके बाद फिर गयूम जो है वो अपना दौरा टाल देते हैं, और वो वापस वहीं माले में रुक जाते हैं जो मालदीव की राजधानी है। वो वापस रुक कर अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस है उनका मालदीव में। इस दौरान में जो वहाँ पे बगावत करने वाले थे अब्दुल्ला लतूफ़ी और इन सब की प्लान यही था कि जब प्रेसिडेंट दिल्ली में होंगे तो उनके पीछे में तख्ता पलट कर देंगे और वहाँ के हुकूमत पे कब्जा कर लेंगे। अब लेकिन एंड टाइम पे ये हुआ कि राजीव गांधी की वजह से गयूम का दौरा रद्द हो गया और वो वापस वहीं रुक गए। तब ये इनको तय करना था कि क्या करें, प्रेसिडेंट के यहाँ रहते हुए ये तख्ता पलट मुमकिन है या नहीं है। तो आखिर में तय हुआ कि नहीं, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। जो पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के सारे
लोग हैं 200 वो भी पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने कहा अब जो भी होगा आज ही विद्रोह करना है। तो 3 नवंबर को ही, जिस दिन उन्हें दिल्ली आना था प्रेसिडेंट को, उसी दिन उनके इस दौरे के कैंसिल होने के बावजूद मालदीव में बगावत हो जाती है। मालदीव की राजधानी माले में अचानक ये विद्रोही धीरे धीरे करके वहाँ की जो सारी चीज़ें थी, जो सरकारी बिल्डिंग इंपॉर्टेंट जितने भी, इसके अलावा जो जितने भी सरकारी बिल्डिंग से लेकर टेलीफोन एक्सचेंज, बैंक, इन सब पे एक एक कर वो कब्जा करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ के आर्मी जो गार्ड्स हैं उनके साथ वो लोहा लेने लगते हैं, गोलीबारी चलनी शुरू हो जाती है। और ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी गयूम को पता चल गया कि यहाँ पे तख्ता पलट की ये साजिश हो रही है। अब वो परेशान हो क्या करें, तो उन्होंने फ़ौरन अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, हर एक से मदद मांगी और कहा कि यहाँ हालात ख़राब हैं, आप मदद कीजिए। तो उन्होंने राजीव गांधी से भी बात की और उन्होंने कहा कि इस तरीके की चीज़ें हैं तो आप सेना भेज के मालदीव को बचाइए। उस वक्त जो वहाँ पे अपने एम्बेसडर थे माले में, मालदीव में, वो दिल्ली आए हुए थे, क्योंकि प्रेसिडेंट को दिल्ली आना था। तो आमतौर पर जब किसी देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो आता है तो उस कंट्री के जो हमारे एम्बेसडर होते हैं वो भी यहाँ पे पहुँचते हैं दौरे की सारी चीज़ों के लिए। तो मिस्टर A.K. बैनर्जी थे तो दिल्ली आ गए थे, क्योंकि 3 नवंबर को ही प्रेसिडेंट को आना था, हालांकि वो बाद में रद्द हो गया। A.K. बैनर्जी दिल्ली में अपने घर में सो रहे थे। सुबह सुबह करीब 6:30 बजे का इंडियन टाइम था। उनके पास फ़ोन आता है माले की एम्बेसी से और उनके सेक्रेटरी उनको बताते हैं कि यहाँ पर गोलियाँ चलने की आवाज़ आ रही हैं, विद्रोहियों ने तख्ता पलट की कोशिश शुरू कर दी है और सड़कों पर घूम रहे हैं। और उन लोगों की तलाश प्रेसिडेंट गयूम है, वो गयूम को कब्जे में लेना चाहते हैं और ज़्यादातर सरकारी बिल्डिंगों पे और यहाँ तक कि एयरपोर्ट और इन सब जगहों पे उनका कब्जा वो करते जा रहे हैं। तो फ़ौरन अपने जो एम्बेसडर थे वो इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय में देते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री में। फॉरेन मिनिस्ट्री के ज़रिए थ्रू फिर ये PMO में खबर जाती है। फिर इस वक्त तक राजीव गांधी जो है वो दिल्ली से बाहर थे सुबह सुबह, लेकिन ये जब सारी चीज़ें हुई उसके बाद वो सुबह दिल्ली लौटते हैं। इसके बाद एक मीटिंग होती है और ये तय होता है कि क्या किया जाए इस वक्त। तो मदद मांगी थी कि आप हमारी मदद करें, सेना भेजें। तो राजीव गांधी कहते हैं कि हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी और प्रेसिडेंट को बचाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के करीब घेरा कसता जा रहा था। जो विद्रोही थे और जो विद्रोही दल को लीड कर रहे थे उनका मकसद ये था कि किसी तरह गयूम हाथ आ जाए, उसके बाद बाकी सौदेबाजी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए अब ज़रूरी था कि जो भी करें जल्द से जल्द करें। आनन फानन में फिर मीटिंग बुलाई गई। उसके बाद वहाँ के हालात का जो जायज़ा वहाँ एम्बेसी के थ्रू लिया जाने लगा तो पता चला कि जो माले एयरपोर्ट है वो भी विद्रोहियों के कब्ज़े में आ गया है। और अब यहाँ पे ये चीज़ें थी कि बाकी कहाँ जाया जाए और कहाँ से इनको मदद पहुँचाई जाए। तो फिर आर्मी और ये तमाम लोगों के हेड को बुलाया गया, इनके साथ बातचीत हुई। और उस वक्त जो थे सेना अध्यक्ष, उप सेना अध्यक्ष थे लेफ्टिनेंट जनरल रेड्रिक्स, उनसे बातचीत की गई। फिर ये हुआ कि क्या किया जाए। तो कई लोगों को तो ये पता नहीं था कि मालदीव का पूरा नक्शा क्या है, मालदीव कैसा है, क्या है। फिर वो सारी चीज़ें मंगाई गई। फिर अब ये हुआ कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड कहाँ किया जा सकता है अगर माले कब्जे में उनके। तो कहते हैं कि उस वक्त राजीव गांधी ने अपने सेक्रेटरी से कहा था कि वो इंडियन एयरलाइंस के उन पायलटों को कांटेक्ट करें जो अक्सर माले उड़ते रहे या मालदीव जाते रहे। उनके ज़रिए आनन फानन में जानकारी ली गई। इसके बाद फिर मालदीव और उस आसपास के पूरे इलाके की जानकारी के लिए जो पर्यटन विभाग है उनके ज़रिए, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट जाते हैं, तो वहाँ की इंटरनल जानकारी ली गई कि वहाँ कैसे कौन से शहर क्या पहुँचा जा सकता है। इसके बाद वहाँ के सारे एयरपोर्ट्स के बारे में जब जानकारी ली गई तो ये हुआ कि जो नक्शे मंगाए गए उन सबको देखा गया। और फिर आखिर में यह तय होता है कि हमारी सेना वहाँ जाएगी और वहाँ जाने के बाद वो ऑपरेशन को अंजाम देगी। तो माले एयरपोर्ट चूँकि कब्ज़े में था तो एक ही एयरपोर्ट बचा था जो हुलहुले हवाई अड्डा है वहाँ पे। उस पर खबर ये थी कि कब्ज़ा नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन ये पूरी तरह से भी पुख्ता नहीं था कि कब्ज़ा है कि नहीं है। तो अब ये सिचुएशन थी कि एक तो वहाँ जाएं और वो कब्ज़े में हो तो क्या करें, और अगर कब्ज़ा ना हो तो क्या करें। तो अब हुलहुले हवाई अड्डे के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं कि वहाँ का रनवे कितना लंबा है, क्या है। तो उन सारी जानकारियों को इकट्ठा किया गया। मालदीव के बारे में पूरी तरह से वहाँ के जो पूरा नक्शा और सारी चीज़ें तो उसकी जानकारी नहीं। तो फिर आर्मी ने यह तय किया कि वहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर हैं A.K. बैनर्जी, अगर वो इस ऑपरेशन में साथ चलें तो मदद मिल सकती है। कहते हैं कि इसके लिए जब मिस्टर बैनर्जी को कहा गया कि
आपको चलना पड़ेगा इस ऑपरेशन में साथ में। तो उन्होंने उस वक्त कहा कि 2 शर्तें रखी उन्होंने कहा एक, पहले आप फॉरेन मिनिस्ट्री से परमिशन लीजिए मेरे लिए कि जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं फॉरेन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता हूँ, और दूसरा, मैंने ज़िंदगी में कभी भी सुबह जो आंखें खुलती हैं तो मैं बिना शेव किए हुए कोई काम नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए आप रेज़र का इंतज़ाम कीजिए। पहली शर्त तो फ़ौरन पूरी हो गई विदेश मंत्रालय से, चूँकि राजीव गांधी खुद इन्वॉल्व थे, उनको इजाज़त मिल गई। उसके बाद जो आगरा में एयरफोर्स का अपना वो है बेस, वहाँ की कैंटीन को खुलवाया गया रात को ही, और फिर वहाँ से उनके लिए रेज़र और टूथपेस्ट ब्रश सब इंतज़ाम किया गया। उसके बाद वो तैयार हो गए, टॉवेल वॉवेल उनको दिया गया। ये पहला मौका था जब किसी बाहर के इस तरह के ऑपरेशन में एक विदेश मंत्रालय का सीनियर अफसर आर्मी के ऑपरेशन में साथ जा रहा था। तो खैर आगरा से उड़ान भरती है सेना की अपनी टुकड़ी, और इसके बाद इनके जो लीड कर रहे थे ब्रिगेडियर बुलसारा थे उस वक्त, और वो अपने पैरा कमांडो के साथ यहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद मालदीव की तरफ बढ़ते हैं, नॉन स्टॉप मालदीव की तरफ ये फ्लाई करते हैं। इसके बाद जब ये मालदीव में लैंड करते हैं तो उस वक्त अंधेरा था, रात का वक्त था। करीब 150 कमांडो अपने इस प्लेन से एक बार में वहाँ उतरते हैं। दूसरी खेप एक दूसरी जगह से उड़ी थी। उसके बाद इत्तेफाक से नसीब अच्छा था कि इस हुलुले एयरपोर्ट पे अभी तक विद्रोहियों का कब्जा नहीं हुआ था, और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ से कोई अटैक हो सकता है। अच्छा, जब ये प्लेन उड़ा आगरा से, यहाँ से लेकर फोर्स को, कमांडो को, तो रास्ते में पायलट को ब्रिटिश एयरवेज की प्लेन दिखी, और उन्होंने इसे भी देखा। तो अब वो होता है ATC के थ्रू, तो उन्होंने पूछा कि भैया आप इधर कहाँ जा रहे हो? तो इन्हें सच बताना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम मालदीव जा रहे हैं। तो ये खबर लीक हो गई, और ब्रिटिश एयरवेज के जरिए BBC तक ये खबर पहुँच गई थी कि मालदीव में एक बड़े आर्मी ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना जा रही है। तो ये खबर एक सिर्फ लीक हो गई थी इस वजह से। खैर वहाँ बिना किसी मतलब रोक टोक के प्लेन लैंड करता हुलुले एयरपोर्ट पे, अपने कमांडो नीचे उतरते हैं, और वहीं पे ATC के थ्रू, चूँकि पूरा टेलीफोन एक्सचेंज और ये सारी चीज़ें जो थी ये कब्जे में थी विद्रोहियों की। इस दौरान में, इस बीच में एक चीज़ और होती है कि वहाँ के जो एक डिफेंस मिनिस्ट्री के एक अफसर थे, वो दिल्ली में बात कर रहे थे, और उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे यहाँ हालात है, मैं देख रहा हूँ कि सारी सरकारी बिल्डिंग पे कब्जा है, मेरे सामने गोलियाँ चल रही हैं, टेलीफोन एक्सचेंज मेरे घर के ठीक सामने है, उस पर भी कब्जा हो चुका है। तो दिल्ली से उनसे कहा गया कि ठीक है, आप ये फ़ोन काटना मत, मतलब ये फ़ोन आप बात अगर कर लें तो इसको आप वापस मत रखिएगा, इसको आप रिसीवर पे मत रखिएगा, वैसे ही आप रख दीजिएगा फ़ोन, ताकि डिस्कनेक्ट ना हो। क्योंकि जैसे ही ये फ़ोन डिस्कनेक्ट होगा तो टेलीफोन एक्सचेंज में वो लाइट जो है वो बंद हो जाएगी जलने की, और उनको पता चल जाएगा कि ये फ़ोन पे कहाँ कौन क्या बात कर रहा था, तो फिर आपकी जान खतरे में आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने फ़ोन काटने के बाद रखा नहीं रिसीवर पे, बल्कि वो फ़ोन ऑन था और वैसे ही नीचे रख दिया। 18 घंटे तक ये फ़ोन वैसे ही रखा रहा था, जब तक ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं हो गया था। तो ये बीच की एक बात थी। तो खैर हुलुले एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद ATC के थ्रू प्रेसिडेंट गयूम से कांटेक्ट किया जाता है, और उन्हें बताया जाता है कि भारतीय सेना आ गई है, आप कहाँ हैं? तो वो एक सेफ़ हाउस पे चले गए थे, क्योंकि उनके अपने घर पे रहना खतरा था। और उस सेफ़ हाउस में वो जहाँ थे, उन्होंने बताया, उनके साथ कुछ गार्ड थे, तो इनसे कहा गया कि हमारे लोग वहाँ आ रहे हैं, आप अपने गार्ड को बता दीजिएगा ताकि हमें रोके नहीं। इसके बाद वहीं से भारतीय सेना उस सेफ़ हाउस के लिए रवाना होती है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उनके गार्ड तक ये मैसेज नहीं पहुँचा था कि भारतीय सेना को बिना रोक टोक आने दिया जाए। वो गार्ड जो है वो कुछ और समझते हैं, और वो भारतीय सेना को रोकने लगते हैं। सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि भारतीय सेना को उन गार्ड पे गोली चलाने की नौबत आ जाती है, लेकिन इस इत्तेफाक से उसी बीच में कहीं से मैसेज आ जाता है, और फिर वो सेना जो है भारतीय सेना को अंदर जाने की इजाज़त देती है। उसके बाद वो प्रेसिडेंट गयूम को वहाँ से लेकर निकलते हैं, और वहाँ से आने के बाद वो कहते हैं कि चलिए आपको हम लेकर चल रहे हैं। लेकिन और उस वक्त सुबह के 2:10 हुए थे जब भारतीय सेना प्रेसिडेंट गयूम के पास सेफ हाउस में पहुंची थी। बट सेफ हाउस से जाने के बाद उनको ये था कि सुरक्षित भारत ले आया जाए निकाल करके, क्योंकि हालात का कुछ पता नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट गयूम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप मुझे हमारे यहीं के नेशनल सिक्योरिटी सर्विस का जो हेडक्वार्टर है आप वहाँ ले चलो, वहाँ पे हमारे अभी भी गार्ड हैं और वो इन चीज़ों से देखेंगे हमें। तो उनकी ज़िद की वजह से फिर सुबह 2:10 पर भारतीय सेना उन तक पहुंची थी। 3:15 पर ब्रिगेडियर बुलसारा और उनकी टीम और AK बनर्जी जो अपने एम्बेसडर थे, ये उनके लेकर उस नेशनल सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। वहाँ जाने के बाद देखते हैं हेडक्वार्टर के बाहर चारों तरफ विद्रोहियों की लाशें हैं, कुछ गार्ड की भी लाशें थीं, दीवारों पे गोलियों के अनगिनत निशान थे। मतलब वहाँ काफ़ी तबाही मची थी उस जगह पे कब्जा करने को लेकर।
ये सब देख के जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट गयूम डरे हुए भी थे, दहशत में भी थे, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किए हुए थे। वहाँ पहुँचने के बाद फिर लास्ट में अब वो सेफ़ है, चूँकि भारतीय सेना भी है और गार्ड भी है, तो पहली बार ये था कि अब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। तब उन्होंने ब्रिगेडियर बुलसारा से कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी से बात करना चाहते हैं। सुबह ठीक 4 बजे सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए, चूँकि सारे उस पर कब्जा कर रखा था वहाँ के विद्रोहियों ने, प्रेसिडेंट गयूम को सैटेलाइट फ़ोन पर राजीव गांधी को कॉल किया गया। राजीव गांधी उस वक्त जग रहे थे। उन्होंने फ़ोन किया, थैंक बोला। इसके बाद फिर जो अपनी सेना थी, ये पहला काम पूरा हो चुका था, प्रेसिडेंट को सेव कर लिया था, लेकिन अभी विद्रोहियों को खदेड़ना बाकी था। तब तक भारतीय सेना के जो सारे जहाज़ और कमांडो वहाँ पहुँच चुके थे, उन सबको भी खबर मिल गई कि ये लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ अब जमना मुश्किल है। तो वो एक एक कर फिर भागने लगे। जो श्रीलंका से आए थे वो अपने स्पीड बोट से भागने लगे। उन्होंने रास्ते में एक फिर जो नौका था उसको भी किडनैप किया, उसमें बहुत सारे लोग थे। ये पता चला फिर अपनी भारतीय जो जल सेना थी वो भी इस दौरान तक इस मोर्चे पे आ चुकी थी। फिर वहाँ से इस आतंकवादियों की जो बोट है उसके ऊपर दोनों में आपस में लड़ाई हुई, गोलियाँ खूब चली। 19 टेररिस्ट मारे गए, 2 उसमें बंधक भी मारे गए जिनको बंधक बना कर ले जा रहे थे। और इधर फिर मालदीव की जो सेना थी, नेशनल सिक्योरिटी के गार्ड थे, उन लोगों ने खदेड़ना शुरू किया। तो कुल मिलाकर 48 घंटे के अंदर अंदर मालदीव पूरी तरीके से एकदम शांत हो गया और वापस कंट्रोल प्रेसिडेंट गयूम के हाथ में आ गया। जो विद्रोह किया था उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो श्रीलंका से आए थे वो सब भाग गए, कुछ मारे गए। और फिर पूरी दुनिया में इस ऑपरेशन के बारे में पता चला। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक बाकी देश ने भारतीय सेना, भारत सरकार की बड़ी तारीफ़ की कि किस तरीके से वक्त रहते और वक्त पर जाकर एक देश को में तख्ता पलट और उसके प्रेसिडेंट को किडनैप होने से बचाया। 1-2 देश ऐसे थे जो इस ऑपरेशन को लेकर नाराज़ हुए, उनमें एक श्रीलंका भी था। श्रीलंका का कहना था कि इस तरीके से ये इलाके में ये भारतीय सेना का ये जो है थोड़ा सा वो गलत है। तो जाहिर सी बात वो अपनी अपनी राजनीति और बाकी चीज़ें थी। लेकिन इस ऑपरेशन कैक्टस के ज़रिए भारतीय सेना ने, भारत ने पहली बार ये दिखाया था कि दमखम कि हम सिर्फ अपने देश में नहीं, हम बाहर में देश में जाकर दूसरे देश की मदद के लिए भी इस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं और कामयाबी से कर सकते हैं। इसीलिए जब भी ऑपरेशन कैक्टस की बात आती है तो ये भारतीय सेना और भारत के लिए एक हमेशा गौरवान्वित वाली चीज़ है कि आप किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और जाकर दूसरे देश में भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद 2008 तक प्रेसिडेंट गयूम, जब ये सारी चीज़ें हुई 88 में, तो 12 और 8 उसके बाद 20 साल तक वो सत्ता में रहे और 20 साल तक सत्ता में रहे। लेकिन इस दौरान में फिर ये हुई कि धीरे धीरे विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो वो थोड़े निरंकुश भी होते गए। लेकिन फिर एक जर्नलिस्ट सामने आता है, वो वहाँ पे आवाज़ उठाता है, तो विपक्ष तैयार होता है। 2008 में फिर मजबूरी में वहाँ चुनाव कराया जाता है। पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ 2008 में, और उसमें वही नशीद जो ये पूरा मुहिम चलाते हैं, एक जर्नलिस्ट के से लेके फिर पॉलिटिशियन बनते हैं, मानवाधिकार के लिए लड़ते हैं। 2008 में उन्हीं को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, वो वहाँ सरकार बनाते हैं। लेकिन 2-3 साल के बाद चूँकि उनको मालूम था कि मालदीव जो है ये उसका सबसे बड़ा कमाई का ज़रिया पर्यटन है, टूरिज़्म है, तो उन्होंने टूरिज़्म के दरवाजे खोले। और उस दरवाजे खोलने का मतलब है कि विदेश से भी लोगों ने और सारी चीज़ें आए। तो कुछ कट्टरपंथी जो लोग थे उन्होंने इसकी खिलाफत की। उन्होंने कहा कि ये वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, और मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है, सुन्नी बहुल मुस्लिम वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, तो उन लोगों ने इसका विरोध किया और इस सब सारी चीज़ों को लेकर फिर नशीद की सरकार गिर गई। फिर नशीद की सरकार के बाद अब्दुल गयूम का सौतेला भाई है, वो वहाँ पे प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन 2018 में फिर वो नशीद और बाकी लोगों को जेल में डाले हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि इन लोगों को आप छोड़ दिया जाए, और नशीद तब तक इलाज के लिए फिर ब्रिटेन चले गए थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट के वहाँ का फैसला आया तो जो अब्दुल गयूम के सौतेले भाई, उसने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसने फैसला सुनाया था उसी को बंधक बना दिया। उसको लेके देश में काफ़ी हंगामा हुआ। फिर बाद में मजबूरी में उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा, इमरजेंसी भी लगा दिया था 15 दिन के लिए। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, और अब वहाँ पे सालेह हैं एक जो वहाँ के नए प्रेसिडेंट हैं, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी भी गए थे, हमारे प्रधानमंत्री, 2018 में। लेकिन अभी भी उथल पुथल वैसी वहाँ चीज़ें चल रही हैं। और एक जो सबसे बुरी चीज़ है वो ये खबर जो है वो अब ये है कि मालदीव में थोड़ा सा कट्टरपन बढ़ गया है। और यही वजह है कि बीच बीच में बहुत सारी खबरें आई कि सीरिया और इराक में लड़ने के लिए ISIS की तरफ से बहुत सारे मालदीव के मुस्लिम नौजवान भी पहुँचे थे, उनका ब्रेन वॉश किया गया था। तो मालदीव को एक इस तरह का आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक गढ़ बनाने की भी कोशिश की गई।
अब ये वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी या फ़र्ज़ है कि वो देखे कि उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि दुनिया के सबसे बेहद खूबसूरत देश में से एक है, जिसके समंदर का पानी कहते हैं कि हर थोड़ी दूरी के बाद अपना रंग बदलती है, और बहुत ही साफ़ सुथरा मुल्क है, आबादी भी बहुत कम है, और दुनिया के पर्यटकों के लिए एक बहुत खूबसूरत जगह है। तो ऐसी बदसूरत चीज़ों से ये दूर रहे, ये ज़रूरी है। तो ये थी पूरी कहानी ऑपरेशन कैक्टस की।